नमस्ते जी। 40वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्रसंग चल रहा है द्वितीय समुल्लास के बाल शिक्षा का। हम ऋषि दयानंद के मंतव्य को बता करके कि 5 वर्ष का लड़का लड़की हो विद्यालय में उसको भर्ती करने के पूर्व माता पिता कि उसको सुंदर उच्चारण कैसे करना, एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का स्थान और प्रयत्न बता करके समझा करके एक एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण कराया जाए। क्योंकि शुद्ध उच्चारण एक बार यदि सिखा दिया तो ताउम्र वो शुद्ध ही बोलेगा, किंतु अशुद्ध उच्चारण यदि उसके दिमाग मत्थे चढ़ गया तो ताउम्र फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब शिष्टाचार की बात करते हैं। इस विषय में ग्रंथकार ने स्वरचित मनु व्यवहार भानु नामक पुस्तक में लिखा है, वे यानी माता पिता व आचार्य अपने संतानों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, उठने बैठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि का मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी यानी जैसे मन में आया वैसे आचरण करने वाला होने और विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें। और जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसी वैसी उत्तम उत्तम बातें उसे सिखाते जाएं। जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न धुड़कते माने डांटते या उनको भय दिखाते और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता व आचार्य हो सकते हैं। माने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि माता पिता को लाड करने के चक्कर में उनकी गलत चेष्टाओं को सहन नहीं करना चाहिए। आजकल के आधुनिक माता पिता ऐसा ही करते हैं। बच्चे ने यदि कुचेष्टा कर दी है, बड़ों का अपमान कर दिया है या बड़ों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया है तो भी उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर देते हैं। इससे उसमें उद्दंडता और बढ़ेगी, उसके कुसंस्कार और बढ़ेंगे। तो माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को शिष्टाचार सिखाएं। केवल हम सुविधा साधन संपन्न यदि हैं तो हर प्रकार की भोग्य सामग्री उपस्थित कर देना मात्र माता पिता का कर्तव्य नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा उनका मुख्य कर्तव्य यह है कि बच्चे को शिष्टाचार सिखाएं, बड़े छोटों के साथ व्यवहार सिखाएं, अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना सिखाएं, सभा में बैठ करके खाना पीना सिखाएं, चलना फिरना सिखाएं। हर चीज बारीकी से सिखाना माता पिता और आचार्य का कर्तव्य है। आगे बात आती है अनुकरण और जिज्ञासा की। बालक में अनुकरण करने की तथा जिज्ञासा की जन्मजात 2 सामान्य वृत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपना खुद का आचरण और व्यवहार इतना पवित्र रखें कि उनका अनुकरण करके बालक उनके जैसा ही पवित्र आत्मा बन सके। इसी प्रकार बालक द्वारा की गई प्रत्येक जिज्ञासा का यानी शंका का समुचित उत्तर देना माता पिता और गुरुजनों का कर्तव्य है। बालक की जिज्ञासा की उपेक्षा करके उसे टालना अच्छा नहीं। उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान होने से बालक का बौद्धिक एवं व्यावहारिक विकास बहुत अच्छी तरह से संभव है। अब आते हैं शिक्षा का माध्यम। सभी शिक्षा शास्त्री इस विषय में एक मत हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, तभी विद्यार्थी की मौलिक प्रतिभा और योग्यता का विकास संभव है। विदेशी भाषा में मौलिक चिंतन संभव ही नहीं है। अपनी स्वाभाविक भाषा में सोच सोच कर विदेशी भाषा में अनुवाद कर करके बोलने और लिखने में पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी की संपूर्ण शक्ति विदेशी भाषा के सीखने में लग जाती है। विषय की गहराई में जाने का उसके पास अवकाश ही नहीं रहता। भारतीय विद्यार्थी के अपने अध्ययन का आधे से ज्यादा समय अंग्रेजी सीखने में लगाने के बाद भी उसमें इतनी क्षमता उत्पन्न नहीं होती कि वह पाठ्यक्रम के निर्धारित विषयों को ही भली भांति हृदयंगम कर सके। भारत के भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरुल हसन ने 18 मई 1975 को नई दिल्ली में बाबू श्याम सुंदर दास शताब्दी समारोह में कहा था, हम अब भी पूरी तरह न अंग्रेजी बोल सकते हैं और न समझ सकते हैं,
जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्राध्यापक था तो 5 मिनट अंग्रेजी में बोलकर 10 मिनट तक हिंदी में समझाता था। मानवीय ह्यूमैनिटिक्स की अपेक्षा विज्ञान साइंस को हिंदी में पढ़ाना आसान है। 70% अंक लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी ग्रेज एनाटॉमी न समझ सकने के कारण फेल हो जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाने वालों को भी अंग्रेजी नहीं आती। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हमारा आधे से अधिक समय माध्यम सिखाने में लग जाता है। विषय की पढ़ाई के लिए समय बचता ही कहाँ है। अंग्रेजी के द्वारा हम विदेशों यानी इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि की राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, समाजशास्त्र से संबंधित समस्याओं से तो परिचित हो जाते हैं, पर इन्हीं विषयों से संबंधित अपने देश की समस्याओं से परिचित नहीं हो पाते। परिणामतः कृषि विज्ञान आदि के संबंध में जो निष्कर्ष अमेरिका आदि ने अपने देश की धरती पर परीक्षण करके निकाले हैं, वही हम भी अपने देश की धरती पर आरोपित करना चाहते हैं। वस्तुतः यह विकास अपनी भाषाओं को माध्यम बनाकर ही हो सकता है। भाषा स्वयं साध्य नहीं है, वह विचारों के लिए आदान प्रदान का माध्यम भर है। भाषा से जुड़े साहित्य में समाज की आत्मा, उसकी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, परंपरा, शिष्टाचार आदि सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमारे देश की आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का किसी विदेशी भाषा के साहित्य और संस्कृति से सामंजस्य नहीं हो सकता। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित दीक्षित व्यक्ति में इन गुणों का विकास होकर, यानी विदेशी संस्कृति का ही विकास होकर, अपने माता पिता, गुरुजन, परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रंथकार यहाँ हिंदी अर्थात आर्य भाषा का उल्लेख न करके देवनागरी लिपि पर बल दे रहे हैं। यह उनकी दूरदर्शिता, उदार और व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। देवनागरी लिपि में वे सभी गुण हैं जो एक वैज्ञानिक लिपि में होने चाहिए। लिपि का कार्य भावों का अंकलन करना है। इस दृष्टि से संसार की कोई भी लिपि देवनागरी से अच्छी सिद्ध नहीं हो सकती है। केवल और केवल देवनागरी लिपि की ही यह विशिष्टता है कि उच्चारण के अनुरूप उसके लिपि चिन्ह हैं। रोमन में कामिनी को कोई कामिनी, कोई कमीनी दोनों प्रकार से पढ़ सकता है। देवनागरी में ऐसा दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अध्यापक विद्यार्थी से यदि वीक लिखने को कहता है तो विद्यार्थी अध्यापक से यह जानना चाहेगा कि कौन सा वीक लिखूं, सप्ताह वाला वीक यानी WEEK या कमजोर अर्थ देने वाला वीक WEAK। इस प्रकार पीस लिखने को आदेश मिलने पर जानना चाहेगा कि वह टुकड़ा अर्थ देने वाला PIECE लिखे अथवा शांति का वाचक PEACE लिखे। आपने ध्यान दिया महानुभावों, एक ही उच्चारण का शब्द अलग अलग स्पेलिंग में लिखने पर अर्थ बदल जाते हैं। ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि में जो आप लिखते हो वही पढ़ते हो और जो पढ़ते हो वही लिखते हो। वहां पर भेद नहीं होता। लिपि का संबंध उच्चारण से है, अर्थ से नहीं है। देवनागरी लिपि भारत की प्रत्येक भाषा को उसके उच्चारण के अनुरूप लिखने का सामर्थ्य देती है। देवनागरी से सभी भारतीय लिपियों की समानता के कारण प्रत्येक प्रांत का व्यक्ति जिसने अपनी भाषा की लिपि सीख रखी है, थोड़े से प्रयत्न से भी देवनागरी सीख सकता है। यद्यपि देवनागरी लिपि उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर उसके 8वीं शताब्दी में प्रचलन का प्रमाण मिलता है। दक्षिण में वह नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी। संस्कृत सदा से भारत की एकता का प्रतीक रही है और भारत की प्रत्येक भाषा का व्यक्ति संस्कृत को प्रायः देवनागरी के माध्यम से ही पढ़ता है। इसी प्रकार देवनागरी का प्रचलन प्रायः संपूर्ण देश में है। वह केवल हिंदी की लिपि नहीं है। मराठी तो लिखी ही देवनागरी अक्षरों में जाती है। गुजराती मुख्यतः देवनागरी ही है, थोड़े से बदल के साथ। बंगला और पंजाबी भी देवनागरी से काफी मिलती जुलती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की भाषा नेपाली की लिपि पूरी की पूरी देवनागरी ही तो है। वस्तुतः दयानंद की दिव्य दृष्टि देवनागरी में भारत की एकता के दर्शन कराना चाहती थी। भारतीय भाषाओं में इतनी समानता है कि यदि इन सबको देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए और देवनागरी सबको पढ़ा दी जाए तो किसी भी भाषा के प्रांत में जाकर किसी भी भारतीय को अपना काम चलाने में कठिनाई न हो।
यदि रोमन जैसी ध्वनि विज्ञान फोनोटिक्स की दृष्टि से दोषपूर्ण लिपि पारस्परिक संपर्क में सुविधा उत्पन्न कर सकती है, तो देवनागरी जिसमें उच्चारण के अनुसार भाषा लिखने का पूर्ण सामर्थ्य है, देश को एकता के सूत्र में क्यों नहीं बांध सकती। महानुभाव, ये हमने कई सारी बातें आपको लिपि और उच्चारण के संदर्भ में अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कहने का प्रयास किया। अगली दृश्य श्रव्य कणिका में अंधश्रद्धा और बुरी मान्यताएं जो बच्चे के मानस पर भयानक आघात करती हैं, उन बातों को लेकर के व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।